अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू मेक 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये हमारा टाइटल है। और आज हमारा यही मौजू रहेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत अहम अहम बातों पर हम जो है बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें लोग मिस कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमें वीज़ा ऑफ़िसर को क्यों चाहिए होता है। तो देखिए, जब आप वीज़ा ऑफ़िसर इसलिए माँगता है आपसे ये बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि इससे आपकी फ़ाइनेंशियल स्ट्रेंथ का पता चलता है। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं फ़ाइनेंशियली। चाहे आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप एज़ एम्प्लॉयर जा रहे हैं, तो आपकी जो कंपनी की जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी रिक्वायर्ड होती है। उससे ये पता चलता है कि आपकी कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है और क्या आपके एक्सपेंसेस वो बेयर कर सकती है। तो इस चीज़ों पे ही वीज़ा ऑफ़िसर जो है आपको वीज़ा देता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो कुछ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात, लोग तो ये परेशान हो रहे होते हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट बनाएँ किस तरीके से। तो जब ये ज़हन में बातें आती हैं तो बहुत परेशानी होती है उन्हें। लेकिन ख़ैर, हम आपको इस वीडियो के अंदर वो बातें बताएँगे जिससे आपकी बैंक स्टेटमेंट बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो देखें, कुछ जो एम्बेसीज़ हैं वो आपसे 2 महीने के बैंक स्टेटमेंट माँगती है, कोई 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट माँगती है, और कोई जो है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट माँगती है। तो जो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की होती है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाता है किसी भी इंसान के लिए। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से और एक प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पहला पॉइंट बता दूं कि सबसे पहले आपको एक एक्सेल पे शीट बनानी होगी। अगर आप एक्सेल पे शीट नहीं बनाते तो आपको कम से कम एक कॉपी या एक डायरी के अंदर उस चीज़ को आप मेंटेन कर लें। तो मैं आपको बताता जाता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो वीज़ा ऑफ़िसर को चाहिए। आप ये सबसे पहले देखें कि आपको अप्लाई कब करना है। अगर मिसाल के तौर पे आपने अक्टूबर में अप्लाई करना है, तो आप तकरीबन ये अप्रैल से शुरू करेंगे और ये सितंबर तक लेके जाएँगे। उसी तरह अगर आपने जुलाई में अप्लाई करना है तो आप जनवरी से लेके जून तक की करेंगे, 6 महीने हो गए। उसी तरह अगर आप मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल के तौर पे जनवरी में आपने अप्लाई करना है तो आप तकरीबन जुलाई से लेके इसे दिसंबर तक मेंटेन करेंगे। अब आपको ये देखना होगा कि आपके जब आप स्टार्ट करें, सपोज़ आप जुलाई में अप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो जनवरी से लेके जून तक, तो जनवरी में आपको देखना होगा कि आपके पास अमाउंट कितनी है, और आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जुलाई की फर्स्ट को आपकी ये कितनी अमाउंट हो जाएगी। मींस अगर वीज़ा ऑफ़िसर को आपकी 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये तकरीबन 1.5 लाख आपको तकरीबन जो है ये पर मंथ आपकी अमाउंट बनती है। ठीक है? और इसमें दूसरी बात ये भी है कि आप जो है आपकी जो सैलरी है वो इस आपके अकाउंट में गिरनी चाहिए, और वो आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में हर महीने एक पर्टिकुलर डेट में, मिसाल के तौर पे 1 से 5 तारीख या 5 से 10 तारीख के दरमियान जो भी है, या 1 से 10 के दरमियान जो है आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। अगर आपका कोई अपना ओन बिज़नेस है, आप उसके प्रोप्राइटर हैं, तो आपको अपनी एक अमाउंट जो है एक चेक के थ्रू अपने अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करनी होगी एक पर्टिकुलर डेज़ को। मिसाल के तौर पे पहली तारीख को कर लें, 2 को कर लें, 3 को कर लें, और जो आप डेट तय करते हैं, मिसाल के तौर पे 1 या 2 या 3 के दरमियान, या 5 तारीख के दरमियान, या 10 के दरमियान, जो आप पर्टिकुलर डे है उस दिन ही आप अपने चेक को सैलरी के तौर पर वहाँ पे डिपॉज़िट करें। तो इससे ये होगा कि 6 महीने जब वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, मिसाल के तौर पे 1 लाख सैलरी है आपकी, या आपकी एक 20 सैलरी है, या 80,000 सैलरी है, 70,000 सैलरी, जो भी आपकी सैलरी है, तो अगर वो आपकी हर महीने की पर्टिकुलर डेट में अगर आपके अकाउंट में गिरती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी अकाउंट एक पर्टिकुलर आपके अकाउंट में आ रही है। फिर आपको उस पे एक्सपेंसेस भी देखना होगा। अब एक्सपेंसेस मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो तकरीबन 50,000 तो आपका मंथली एक्सपेंस आजकल के 2023 में तो इसी तरह के मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर कि 50,000 तो एक नॉर्मल इंसान का खर्चा है।
फैमिली के साथ। और अगर इससे ऊपर जाते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा आपकी लाइफ़ है, लग्ज़री लाइफ़ है, तो आप 70-80 हज़ार तक भी जाते हैं। लेकिन आप अगर यूँ देखें कि अगर मिसाल के तौर पे आप 1,20,000 अगर कमाते हैं, तो 60-70 हज़ार आपकी कमाई होती है, तो 50 हज़ार से 40 हज़ार आपकी इनकम जो है सेविंग में आ जाती है। तो उसी तरह अगर 1 लाख सैलरी है और 50 हज़ार आपके एक्सपेंस है, तो 50 हज़ार आपकी सेविंग हो जाती है। तो ये 6 महीने में अगर 50 हज़ार आपकी सेविंग हो रही है, तो ये तकरीबन 3 लाख अमाउंट बनती है। उसी तरह अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है और आप 1 लाख बचाते हैं, तो तकरीबन ये 6 लाख जो है 6 महीने में आपकी अमाउंट बनती है। तो आप इसको इस तरीके से लेके 6 महीने तक चलें और जितनी भी आपकी ट्रांज़ैक्शन है, वो चेक के थ्रू होनी चाहिए। कोशिश करें कि जो बिज़नेस आपका है वो चेक के थ्रू सारी ट्रांज़ैक्शन हो। इससे ये होगा कि आपका बिज़नेस जो है वो आपको ये वीज़ा ऑफ़िसर के दरमियान ये शो होता है कि आप प्रॉपर तरीके से ट्रांज़ैक्शन करते हैं और सारे रिकॉर्ड्स उसके मौजूद हैं और आप के कोई भी ऐसी चीज़ हिडन नहीं है। तीसरा इसमें और सबसे जो अहम चीज़ ये है कि आप इसमें जो जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है वो ऑनलाइन करें। लाइक आप ग्रोसरी लेते हैं या आप कोई मेडिसिन्स लेते हैं या आप कोई परचेज़िंग करते हैं या जैसे आप पेट्रोल लेते हैं, तो कुछ भी ऐसा लेते हैं आप, तो कोशिश करें कि सारे स्टोर्स जो हैं वहाँ पर ये पॉस जो पॉइंट ऑफ सेल्स है, इसकी फैसिलिटी वहाँ मौजूद हो और वो आपको इसके थ्रू आपके पास स्लिप्स वगैरह मौजूद होगी, तो आपकी ये जो ट्रांज़ैक्शन है वो बैंक में स्टेटमेंट में शो होती रहेगी और इससे आपको आसानी ये होगी कि वीज़ा ऑफ़िसर को ये मैसेज जाएगा कि आप एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल के थ्रू सारी चीज़ें ख़रीदते हैं और परचेज़िंग करते हैं और आप इस चीज़ में कितने रिलायबल हैं। आगे हम चलते हैं कि आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग कितनी है, ठीक है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग पे आप यूँ देख लें कि एटलीस्ट आपके जब 6 महीने कंप्लीट होते हैं, तो आप ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि आप अगर 1 लाख कमाते हैं, तो उसमें से 50 हज़ार तो आपके एक्सपेंसेस में हो जाते हैं, बाकी 50 हज़ार आपकी सेविंग होती है। तो आपने ये हर महीने एक्सेल के अंदर एक शीट बनानी है जिसके अंदर आपने ये देखना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए आएँगे और मैं 50 हज़ार उसमें से एक्सपेंस को खर्च करूँगा। किसी भी वजह से अगर आपके एक्सपेंस में ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपनी इनकम में थोड़ी आगे पीछे करके उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इससे आपको आसानी ये होगी कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रहेंगी। उसके बाद सबसे अहम बात इसमें यह है कि क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड है आप वो अगर यूज़ करते हैं, तो सबसे अच्छी और प्लस पॉइंट इसमें यही बात है कि आप जो ट्रांज़ैक्शन है वो सारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें। इससे आपको आसानी ये होगी कि वीज़ा ऑफ़िसर आपके जो मेंटेनेंस को जो समझेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट को देख के वो ये समझेगा कि आप एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। तो इससे एक वीज़ा ऑफ़िसर पे एक प्लस पॉइंट, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो जब आप इसमें एक और भी अहम बात बड़े इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है कि देखें, जब आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। आपने सपोज़ जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी से लेके जून तक ये 6 महीने बनते हैं और आपने अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली जून में अप्लाई करना होगा और आपको अगर जुलाई में 30 तारीख की अपॉइंटमेंट मिलती है या जुलाई की 15 तारीख को मिलती है, तो आप इसमें पहली तारीख को अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के जब वीज़ा ऑफ़िसर के सामने आप जाएँगे और सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने सबमिट करवाएँगे, तो वो भी मैं आपको एक इंशाल्लाह अगला जो वीडियो बनाऊँगा उसमें आपको ये चीज़ें दिखाऊँगा कि वीज़ा ऑफ़िसर आपसे क्वेश्चन क्या करता है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनके सामने सबमिट करवाएँगे, तो इस बात का ख़्याल रखें कि जो आपने अमाउंट उस बैंक स्टेटमेंट में शो कराई है, वो बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट उस वक़्त मौजूद हो। तो अगर मिसाल के तौर पे किसी वजह से आपने जो बीच में गैप आया, अगर आपने पैसे निकाले भी हैं, तो वो आप पैसे किसी तरीके से उसमें उसको फुलफ़िल करें और वीज़ा ऑफ़िसर को बैंक स्टेटमेंट दें। क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर जब वो स्टेटमेंट आपसे ले लेगा, उसी बिहाफ़ पे ही आपको वीज़ा मिलेगा और वो फिर जब वेरीफ़ाई करेगा, चाहे वो 1 दिन के बाद करे, 2 दिन के बाद करे, वैसे वीज़ा ऑफ़िसर जो है वो 20 से 21 दिन का टाइम लेता है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफ़िकेशन में वो आपके उस एम्बेसी से उस कंट्री पे जाती है जिस कंट्री पे आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो उसको वीज़ा लगा के दोबारा आपकी कंट्री में जो है आपका कॉन्सुलेट या एम्बेसी है, वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट पहुँचाते हैं और फिर आपको एक मैसेज करते हैं कि आप पर्टिकुलर डेज़ में जाके अपना पासपोर्ट रिसीव करें। तो जब वो आपका वेरीफ़ाई करेंगे तो वो अमाउंट उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी वो अमाउंट उसमें नहीं होती, मिसाल के तौर पे आपने उनको वीज़ा ऑफ़िसर को अपनी अमाउंट शो कराई है 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, अगर 20 लाख शो कराई है और वीज़ा ऑफ़िसर उसको वेरीफ़ाई करता है, तो वहाँ पे 18 लाख या 17 लाख होती है, तो ये आपके लिए एक बैड इंप्रेशन होगा उनके लिए और आपके लिए बुरी बात इसमें ये होगी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि इस बात का ख़्याल रखें कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, तो आपकी जो वो अमाउंट
अमाउंट है वो उस वक्त उतनी अमाउंट उसमें होनी चाहिए, और जब वो वीज़ा ऑफ़िसर उसको वेरीफ़ाई करता है तो अमाउंट उससे ज़्यादा हो, कम ना हो, क्योंकि वीज़ा ऑफ़िसर ये भी तो देखेगा ना कि आपने जब बैंक स्टेटमेंट निकाली है, सपोज़ आपने 5 तारीख को बैंक स्टेटमेंट निकाली है और वीज़ा ऑफ़िसर ने उसे 17 या 18 या 20 को वेरीफ़ाई किया, तो उसमें इस 15-16 दिन के अंदर भी कुछ अमाउंट्स होनी चाहिए जो आपने ट्रांज़ैक्शन या बिज़नेस के दौरान आपने अर्न की है। तो आप ये अमाउंट जो है उसमें एक्सेस में ही रखें। तो इससे आपको ये होगा कि इंशाल्लाह आपके वीज़ा के लगने के चांसेस 90% होंगे। 10% आप इस तरह रख लें कि देखें कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और इंशाल्लाह मेरी आप लोगों के लिए यही दुआ है कि जब आप इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा, इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ इसमें आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई करूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।